मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्या देखेंगे हम? कल मैंने स्ट्रक्चर आपको तीत बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ तीत। स्ट्रक्चर ऑफ तीत में ऑलरेडी आपने देखा था 3 पार्ट, मतलब क्या था, एक तो क्रॉन था उसका, फिर क्या था नेक, लास्ट वाला क्या था रूट। रूट में क्या था एपिकल फोरामेन प्रेजेंट था, क्या था एपिकल फोरामेन, थ्रू विच ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई इंटर। से नेक रीजन गम से कवर्ड था, रिमेन कवर्ड बाई गम्स, रिमेन कवर्ड बाई गम्स। और जो क्रॉन रीजन था इसमें क्या प्रेजेंट था, इनेमिल प्रेजेंट था। इनेमिल से नीचे क्या था डेंटाइन, इनेमिल और प्लस डेंटाइन। इनेमिल मैंने बताया था ये किससे बने था, इसको बनाने वाली सेल थी, सही क्या पढ़ लेते इसको, अमीलोब्लास्ट सेल, क्या पढ़ लेते इसको, क्या पढ़ लेते ओडोंटोब्लास्ट सेल, क्या पढ़ लेते ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये क्या आती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, क्या आती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये क्या थी मेजोडर्मल इन ओरिजिन, कैसे थी मेजोडर्मल इन ओरिजिन। यहां तक आपने देखा था, सही। अब जो अरेंजमेंट था वो मतलब क्या बोन के अंदर सॉकेट ऑफ जा, तो जो अरेंजमेंट जो तीत का था उसको बोलते थीकोडेंट, क्या बोलेंगे थीकोडोंट, थीकोडोंट। ये जो एल्वुलस बोन थी उसके अंदर हमारा तीत क्या होता है फिट रहता है, तो जब तीत फिट रहे जॉ के अंदर, सी एल्वुलस बोन के अंदर, तो उस टाइप के तीत को बोलते हैं थीकोडेंट, क्या बोलते हैं थीकोडेंट। तो जो ह्यूमन में थीकोडेंट डेंट क्या होगा, थीकोडेंट होता है, कैसा होता है ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ द अटैचमेंट, क्या होगा थीकोडेंट, क्या होता है थीकोडेंट। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, हम देखते हैं हेटेरोडेंट, क्या देखते हैं हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट देखते हैं सही। तो ये मतलब इसमें भी की कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब आपको अपेलोब्लास्ट में, थीकोडोंट में, हेटेरोडोंट में। अब ध्यान रखना हेटेरोडेंट में जो हमारे तीत प्रेजेंट होंगे वो 4 टाइप के होते हैं। एक होगा इंसीजर्स, एक क्या होता है कैनाइन, प्रेमोलर्स, और क्या होते हैं मोलर्स, और क्या होते हैं मोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रेमोलर्स, मोलर्स, 4 डिफरेंट टाइप के तीत प्रेजेंट होते हैं, सही। इसका काम होता है, इनका काम क्या होगा कटिंग का, इसका काम क्या होता है टीयरिंग का, इनका काम क्या होगा ग्राइंडिंग का, क्या काम होगा ग्राइंडिंग, सही। कटिंग, टीयरिंग, और इसका काम क्या होता है ग्राइंडिंग, इनका काम क्या होगा ग्राइंडिंग, मसलना, बिल्कुल सही, इनका ये काम है। अब इनके जो डिफरेंट टाइप के अब देखते हैं, ये अपर जाओ हो गया, सी ये लोअर जाओ हो गया। अब देखते हैं हम डेंटल फॉर्मूला, क्या देखेंगे डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ in half quadrant, in half quadrant of both upper and lower jaw। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ क्वाड्रेंट ऑफ बोथ अपर एंड लोअर जा, जैसे मतलब ये इस तरीके से कोई है, सही। तो अपर जा हो गया यहाँ तक, ये क्या होगा लोअर जा, ये क्या है अपर जा है, अपर जॉ है ये जॉज, ये क्या है लोअर जा है, ये क्या है लोअर। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो क्या जो मतलब यहाँ पर सब क्या होंगे इंसीजर्स, क्या होते हैं इंसीजर्स, इधर क्या होते हैं कैनाइन, इधर क्या होते हैं प्रेमोलर्स, इधर क्या होते हैं मोलर्स, सेम इधर इंसीजर्स, सही इंसीजर्स होंगे कैनाइन, प्रेमोलर्स और मोलर, मोलर वाला सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, सही।
तो सेम इधर होते हैं, ये हाफ क्वाड मतलब इधर क्या होगा, इंसीजर्स हो गए, कैनाइन हो गए, प्रेमोलर्स हो गए और मोलर्स हो गए। सेम इधर इंसीजर्स, कैनाइन, प्रेमोलर्स, मोलर्स। तो डेंटल फार्मूला में हमेशा हम हाफ क्वाड्रेंट लेते हैं, हाफ अपर जा और लोअर जा के इधर का, इस साइड का। सी डेंटल अरेंजमेंट ऑफ 3 इन हाफ क्वाड्रेंट इन हाफ बोथ अपर एंड लोअर जा, बोथ अपर एंड लोअर जा। अब इधर का ले लो, बोथ अपर एंड लोअर जा, तो उसे क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला में ध्यान रखना आधे के लिखते हैं, एक साइड के लिखते हैं, तो उनका डेंटल फार्मूला जो ह्यूमन बीइंग होगा वो इनका नंबर होता है 2 1 2 3। कितना होता है, 2 1 2 3। नीचे भी क्या होगा, 2 1 2 3। इनका नंबर कितना होगा, 2, इनका नंबर होगा 1, इनका नंबर होगा 2, इनका नंबर होगा 3। नीचे भी इनका नंबर 2, इनका नंबर 1, इनका नंबर 2, इनका नंबर 3। तो डेंटल फार्मूला देखो हम कैसे लेंगे, डेंटल फार्मूला जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3। सही। तो इसके बाद 2 1 2 3 अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट हो गए, एक साइड में कितने हैं। सही है, ये 3 और 5 8 8 इधर, तो कितना होगा 16। एक साइड में कितना होगा 16, तो अब सीधी से 16 इधर भी होंगे, 16 भी क्या होंगे, इधर भी होंगे। तो नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, 32। कितने होते हैं, 32। क्योंकि हम हाफ क्वाड्रेंट का लिखते हैं, तो हाफ क्वाड्रेंट जितने जितने सीट इस साइड में उतने मतलब उतने ही नंबर के सीट क्या होंगे, इसी साइड में होंगे। जिधर इतने सीट प्रेजेंट है, इनका नंबर कितना 16, तो इधर भी कितने होंगे, 16 ही सीट प्रेजेंट होंगे। तो एक साइड का ही लिखते हैं। डेंटल फार्मूला में क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ 3 एंड हाफ क्वाड्रेंट ऑफ बोथ अपर एंड लोअर जा। तो 2 1 2 3 2 1 2 3, तो कितने हो गए 16। तो सीट दूसरी साइड में भी कितने होंगे, 16 ही प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होगा, 32। तो डेंटल फार्मूला याद रखना। तो अब इससे क्या हेड टू डेंट है, और डेंटल फार्मूला ध्यान रखना, डेंटल फार्मूला चाइल्ड का भी याद रखना है, जो मिल्की टीथ होते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड, उसका क्या होता है 2 1 0 2, 2 1 0 2। अब देखो 2 1 0 2 2 1, या तो क्या एब्सेंट होंगे उसमें, प्रेमोलर्स बिल्कुल एब्सेंट होंगे। प्रेमोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट। यही देखना है, प्रेमोलर्स उसमें क्या होंगे, एब्सेंट। प्रेमोलर्स क्या होंगे उसमें, एब्सेंट होंगे। सही, फिर एब्सेंट इस तरीके से, प्रेमोलर्स क्या होंगे, एब्सेंट। और कौन सा, मोलर का एक टीथ हो, विजडम टीथ। विजडम टीथ भी क्या होता है, एब्सेंट। मोलर में एक अलग टाइप का टीथ होता है, जिसे बोलते हैं विजडम टीथ। सही, मतलब मोलर का ही क्या है, वो मोलर का ही एग्जाम्पल है विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। जो मतलब इंसानों 18 साल के बाद या 18, किसी के 20 एज के बाद ये टीथ अराइज होता है, अक्कलदाढ़ भी बोलते हैं इसे। सी विजडम टीथ, ये भी क्या होता है, एब्सेंट। ये भी क्या होगा, एब्सेंट। तो बच्चों के अंदर प्रेमोलर्स और विजडम टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अब ध्यान रखना, अब इसमें अब देखना इसमें जो मतलब परमानेंट की जो लाइफ में एक ही बार टीथ उग के आते हैं, क्योंकि होगा क्या, ह्यूमन बीइंग में 2 टाइप मतलब कंडीशन होती है, एक होती है डाइफोडेंट। क्या होती है, डाइफोडोंट। डाइफोडोंट। ओरिजिन ऑफ टीथ 2 टाइम्स इन अ लाइफ, 2 बार टीथ मतलब क्या होते हैं, उग के आते हैं। एक क्या होते हैं, मिल्की टीथ। एक क्या होते हैं, मिल्की टीथ, या टेम्परेरी टीथ बोल सकते हैं। सही है, टेम्परेरी टीथ बोल सकते हैं इसको, टेम्परेरी। एक क्या होते हैं, परमानेंट टीथ। क्या होते हैं, परमानेंट टीथ। तो मिल्की टीथ वो 4-5 साल की एज में गिर जाएंगे, फिर क्या आएंगे, परमानेंट टीथ आएंगे। तो मिल्की टीथ होते हैं, उनका नंबर ये होता है 2 1 0 2 2 1 0 2। तो उसमें हमें अगर उसमें पूछा जाए तो उसमें कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, प्रेमोलर्स एंड विजडम टीथ। बच्चों के अंदर प्रेमोलर्स एंड विजडम टीथ, इसके बाद ये टीथ गिर जाएंगे, उसके बाद परमानेंट टीथ उसके आते हैं। क्या आते हैं, परमानेंट टीथ उगकर आते हैं। तो मतलब 2 बार टीथ आएंगे से बोलते हैं डाइफोडोंट। इस कंडीशन में बोलेंगे डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट कंडीशन पढ़ेंगे। अब एक चीज मतलब जो इसमें दो इन चीज में गौर करने वाली चीज है इसमें, इस फॉर्मूले में, इसमें अब कौन से ऐसे टीथ होते हैं, मतलब कितने टीथ ऐसे होंगे जो एक ही बार में, सिर्फ एक ही बार उगते हैं ह्यूमन बीइंग में, एक ही बार मतलब क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, एक ही बार क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। वो कौन सी टीथ होते हैं, उनका नंबर कितना होता है जो सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं। तो एक बार ग्रो करेंगे तो सीधी सी बात है, देखो बच्चों के अंदर कितनी टीथ प्रेजेंट हो गई है, कितने हैं, 5 हैं। तो 5 इधर 10 हो गया, तो 10 भी दूसरी साइड हो गया, कितने हो गए, नंबर ऑफ टीथ कितने, 20। सबसे पहले तो ये याद रखना है,
बच्चों के अंदर नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब कौन से मतलब कितने टीथ ऐसे होंगे जो एक ही बार ग्रो करते हैं? तो 20 में मतलब कितने बचे? 12। कितने बचे? 12। तो 12 टीथ सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं। इन्हें बोलते हैं मोनोफायोडेंट। क्या बोलते हैं? ये क्या? डाईफायोडेंट, क्या? मोनोफायोडोंट। क्या पढ़ेंगे? मोनोफायोडोंट। जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं। वो कितने टीथ होते हैं? 12। 12 टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं। उन्होंने मेनली क्या होते हैं? प्रेमोलर्स। क्या होते हैं? प्रेमोलर्स। और प्रेमोलर्स से अलावा कुछ 4 क्या हो गया? विजडम टीथ। 4 क्या हो जाएंगे? विजडम टीथ। तो सबको मिला के कितने हो जाएंगे? 12 नंबर। कितना हो जाएगा? 12 नंबर। मोनोफायोडेंट का इन टीथ को क्या बोलेंगे? एक ही बार उगेंगे। ये क्या लाइफ में एक ही बार उगते हैं, बाकी टीथ 2 बार। तो ये मोनोफायोडेंट है, ये लाइफ में एक ही बार। उनका नंबर पूछ लिया था कि ऐसे टीथ कितने होते हैं जो लाइफ में एक ही बार ग्रो करते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो नंबर कितना होगा उसका? 12। कितना नंबर होगा? 12 नंबर होगा। ये नंबर आपको याद रखना है और इसमें कहीं भी 1% आपको भी कहीं भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ग्रो वंस इन अ लाइफ, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, रैबिट के अंदर ये कैनाइन एब्सेंट होता है। इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रेमोलस। तो वहां पर अब ये यही समझाता रहूंगा सब में आपको, सिस्टमेटिक में लिखते रहना। इसके नीचे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, आप नीचे लिखते रहना सब कुछ। इंसीजर और प्रेमोलस के बीच में कैनाइन क्या एब्सेंट होगा? जब जो कैनाइन एब्सेंट होता है, सही, कैनाइन एब्सेंट होने के बीच में दांतों में जो गैप प्रेजेंट होगा उसे पढ़ते हैं डायस्टेमा। क्या पढ़ते हैं? डायस्टेमा। ये अलग से नोट करके लिख लेना आप। क्या पढ़ेंगे? डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या है? गैप है, दांतों के बीच में गैप, सही, उनको क्या पढ़ेंगे? डायस्टेमा। क्या पढ़ते हैं? डायस्टेमा। जो वेलरस है, सही, वेलस बोलते, क्या बोलते हैं, उसमें जो बाहर की तरफ टीथ निकला होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड कैनाइन। क्या होता है? मॉडिफाइड कैनाइन होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड कैनाइन। ये अलग से कुछ पॉइंट देख लेना। डायस्टेमा क्या बोलेंगे और मॉडिफाइड कैनाइन। जो आप देखते हो वेलरस में, सही, जो बाहर की तरफ दांत निकले होते हैं दोनों क्या पढ़ते हैं? मॉडिफाइड कैनाइन। मेनली आपको ये अलग से मैंने बता दिया, मेनली आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ही दिया है एनसीईआरटी ने। तो ह्यूमन नीट में या बोर्ड में उसी के अकॉर्डिंग पूछ ली जाते हैं। वो अलग डिफरेंट बुक में अलग अलग सभी के टीथ के बारे में देते हैं, काऊ का, ह्यूमन बीइंग का, डॉग का, सभी का देंगे। लेकिन हमको मेन फोकस करना किसका है? एनसीईआरटी में जो दिया है उसी पर फोकस करना है। क्लियर है? तो बाकी अलग से जो नोट्स हैं, नोट्स में आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए कि काऊ का इतना डेंटल फॉर्मूला इतना होगा, कि उसके इतना होगा, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन हमको मेन फोकस करना है एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी में जो भी है वो मैंने बता दिया, सही है। थीकोडेंट कंडीशन होगी, हेटेरोडेंट कंडीशन होगी ह्यूमन बीइंग में। थीकोडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट, हेटेरोडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ टीथ, एंड डायफोडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ टीथ। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ टीथ, ये 3 वर्ड एनसीईआरटी ने दिए। 3 वर्ड क्यों दिए हैं उसका रीजन मैंने बता दिया और आपको समझा दिया, सही। आपको बिल्कुल सही तरीके से देखना है, समझना है, सही। अलग से कोई एक्स है पॉइंट डायस्टेमा हो गया, गैप हो गया। वेलस के अंदर जो मॉडिफाइड क्या होते हैं? कैनाइन। वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड कैनाइन होते हैं। लेकिन वो ज़्यादा, ये आपको ज़्यादा देखना है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पैरोटिड ग्लैंड के बारे में देखेंगे। मिटा देता हूँ मैं। सलेवरी ग्लैंड, क्योंकि हम बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ने अभी, क्योंकि मैंने अभी तो बक्कल कैविटी बता रहा था, सही। तो बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम देख लेते हैं, सही। ये डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट समझाने के लिए इसकी बताई जाएगी। तो इधर कहीं हमारा यहाँ पर क्या होता है? ईयर प्रेजेंट होगा, सही है। अब ध्यान रखना, जो ईयर के बराबर में जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 पेयर। कितनी होती है? 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। कितनी होती है? 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना, सही। कितनी होंगी? 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड होती है। कितनी? 3 पेयर।
तो सबसे जो फर्स्ट पेयर ग्लैंड जो प्रेजेंट होगी वो यहाँ पर होगी, ये है ये। और जो इसकी ओपन डक्ट है, डक्ट के नेम याद रखना है मेन, जो हमको एनसीईआरटी ने जिसके ऊपर फोकस करना वो चीज़ देखना हमको, ये डक्ट के नेम। तो ये सबसे बड़ी जो ग्लैंड है इसको हम पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। सही, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसकी जो डक्ट है, जो इसकी डक्ट है ये वाली डक्ट, इसको पढ़ेंगे स्टेनसन डक्ट। क्या पढ़ेंगे? स्टेनसन डक्ट, स्टेनसन डक्ट। बट डक्ट का नेम याद रखना आपको मेन। क्या पढ़ेंगे? स्टेनसन डक्ट। इधर तो टंग प्रेजेंट होगी, आपको पता क्या प्रेजेंट होगी? यहाँ टंग है, कि बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लें। यहां पर जो प्रेजेंट होगी, यहां पर एक डक्ट से उसकी ओपनिंग यहाँ पर, मतलब यहाँ लग रहा है इंसीजर वगैरह प्रेजेंट होंगे, उसके पास इसकी ओपनिंग प्रेजेंट होगी एक यहाँ पर, एक कहाँ प्रेजेंट होगी? यहाँ पर प्रेजेंट होगी, टंग के नीचे। ऐसे ये है 3 डक्ट। ये जो वाली डक्ट है, इसकी डक्ट जो मतलब जो ग्लैंड, मतलब ये डक्ट भी लार्जेस्ट होती है, ये वाली। इसको पढ़ते हैं सब मैंडिबुलर। क्या पढ़ेंगे? सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये वाली दिखाई दे रही है, सबसे छोटी है, इसको पढ़ते हैं सब लिंजुअल ग्लैंड। क्या पढ़ते हैं? सब लिंजुअल ग्लैंड। स्पेलिंग देख लेना, सब लिंजुअल ग्लैंड, सब लिंजुअल ग्लैंड। अब नाम नेम याद रखना है, इसका जो डक्ट होगी, इसको डक्ट हम पढ़ेंगे वाटसन डक्ट। क्या पढ़ेंगे? वाटसन डक्ट। इसकी डक्ट को क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ रैबिनस। क्या पढ़ेंगे? डक्ट ऑफ रैबिनस, डक्ट ऑफ रैबिनस। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको, सही है? इसकी ओपनिंग क्या होगी? बिहाइंड द लोअर जॉ। इसकी ओपनिंग क्या होती है? बिहाइंड द लोअर जॉ। ओपनिंग क्या होगी? जो उसकी ओपनिंग है कहाँ प्रेजेंट होगी? बिहाइंड ओपनिंग। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, बिहाइंड लोअर जॉ। कहाँ होती है? बिहाइंड लोअर जॉ। सही। इसकी बिलो द टंग, इसकी की ओपनिंग कहाँ होगी? ओपनिंग बिलो टंग। उसकी ओपनिंग हम देख रहे हैं, सही, जो मतलब वेस्टिब्यूल का जो ये वाला अपर पार्ट है उसमें, सही, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड होगी, पैरोटिड ग्लैंड है, सब लिंजुअल ग्लैंड है। इसमें आपको कहीं भी 1% भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। और एक ही ध्यान रखना, वाटसन डक्ट है, लार्जेस्ट डक्ट होगी, लार्जेस्ट सिलेब्री डक्ट है, ये लार्जेस्ट, ये भी ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट सिलेब्री डक्ट है, लार्जेस्ट सिलेब्री डक्ट, लार्जेस्ट सिलेब्री डक्ट है, लार्जेस्ट सिलेब्री डक्ट। कौन सी है? ये वाली डक्ट। क्या है? लार्जेस्ट सिलेब्री डक्ट। ये इंपोर्टेंट करके याद रख लेना, सही। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सबलिंजुअल, ये वाली स्मॉलेस्ट डक्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डक्ट। ये सब निकालते क्या? सलाइवा। क्या निकालेंगे? सलाइवा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सलाइवा निकालेंगे। क्लियर? क्या निकालती? सलाइवा निकालती, सी। अब देखो, ये अपर जॉ की तरफ उनकी ओपनिंग है, इनका एक ही काम होता है सलाइवा निकालना। सलाइवा आप ध्यान रखना, जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करती है वो लगभग कितना करेगी? ये वाली 20%। कितनी करती है? 20%, 20%। और ये जो है सबलिंजुअल है, ये सलाइवा जो निकालेगी लगभग 1500 ml सलाइवा निकलता है पर डे में, ऐसा इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1500 ml सलाइवा निकलता है।
तो सलाइवा में इसका रोल कितना रहता है 20%, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसका रोल कितना रहता है 5%। कितना रहेगा 5%। सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा, सबसे ज़्यादा रोल रहता है वो किसका रहता है, इसका सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसका रहता है 75%। कितना रहता है 75%, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना रहता है 70% या 75%, ये आपको याद रखना है। सिर्फ 25%, 70%, अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दी है, किसी में यहाँ 25 लिख देते हैं तो यहाँ कितना लिख देंगे 70 लिख देंगे। लेटेस्ट में क्या लिख दिया है, यहाँ पर 25 दिया होगा, यहाँ 70 दिया होगा, तो ऐसे ही कर लो 25 कर लो, यहाँ पर यहाँ के कितने कर लो 70% लिख लो 70, ये इधर 25% होगा 70%, मतलब ये कंट्रीब्यूट कर रही है क्या, सलाइवा जो सीक्रेट कर रही है उसमें इनका रोल है। किसमें, जो सलाइवा सीक्रेट कर रही है उनका इसमें रोल है। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें ही इतना ही याद रखना है आपको। और एक चीज और, मम्स डिजीज होती है, इसमें अगर पैरामैक्सियोवायरस, एक डिजीज क्या होती है मम्स, पैरामैक्सियोवायरस का जो इन्फेक्शन होगा इसमें पैरोटिड ग्लैंड में, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसके क्या पढ़ते हैं मम्स। क्या पढ़ते हैं हम मम्स, क्या पढ़ते हैं MUMPS, ये मम्स हो गया। बस इतना याद रखना है, जो पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है उसका रोल कितना रह रहा है 25% रहता है। किसमें, सलाइवा जो निकलता है सलाइवा का 25%, ये पैरोटिड ग्लैंड। सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्लैंड है 5%, उसकी ओपनिंग बिलो द टंग है, और इसकी जो डक्ट है, डक्ट है या डक्ट ऑफ रेबिनस, डक्ट ऑफ रेबिनस, जो इसकी डक्ट है सब मैंडिबुलर, किसे क्या लार्जेस्ट ग्लैंड होगी, और उसकी डक्ट को क्या बोलेंगे वाटसन डक्ट। क्या पढ़ते हैं वाटसन डक्ट। तो इसमें बस कंफ्यूजन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं और सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, और कैसे क्या बोलते हैं सब मैक्सिलरी, और क्या पढ़ते हैं से सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या पढ़ते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। ये दो नाम है। मेन मैंने बताया, इसकी आपको कुछ मेन जो याद रखना है, इसकी ओपनिंग का याद रखना है, इसकी ओपनिंग, सही, इनकी क्या रखना है ओपनिंग याद रखना है। अब मतलब इनका कनेक्शन, इसमें कौन सी नर्व आती है वो हम देखेंगे। इसमें आएगी 9th नर्व। कौन सी आती है 9th, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होगी, वो सिर्फ याद रखना है। अभी उसका क्रेनियल नर्व ऑर्डर लेके आएगी। इन दोनों में 7th, इन दोनों में कौन सी होगी 7th क्रेनियल नर्व। इसमें भी कौन सी आती है 7th क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व मतलब ऑर्डर लेके आएंगे कि आपको अब ये निकालना है, मतलब आपको सलाइवा निकालना है 25%, तो ऑर्डर आएगा कौन सी नर्व होगी 9th। इन दोनों में जो ऑर्डर आता है वो क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है 7th। और क्रेनियल नर्व्स कितनी 12 होती है, 12 पेयर होती है। कहाँ कहाँ जाती है, जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तो वहाँ देखेंगे क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन। अभी सिर्फ नंबर याद रखना है कि 9th क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर आएगी, इसके पास ऑर्डर लेके, सही 9th, और इन दोनों के पास कौन सी आएगी वो देखना है बस। क्लियर हो गया 7th। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये मिटा देता हूँ। क्लियर हो गया। फिर देखना जो मेन चीज मैं फिर बताऊं आपको, डक्ट देखना, डक्ट का नाम देखना है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये हो गया सही। तो ये मतलब आपको नेम देख लिए, इनके डक्ट का नाम क्या होगा, डक्ट के नेम देख लो। कंट्रीब्यूशन वगैरह ये बहुत रेयर केस में आते हैं, लेकिन डक्ट के नेम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही देखना है कि डक्ट के नेम क्या देखना है, डक्ट के नेम क्या होगा, डक्ट के नेम ही मेन है बस, और कुछ नहीं। अब उसके बाद मैं बताया था फेरिंग्स रीजन होगा। फेरिंग्स रीजन के बारे में कल बता दिया था, 3 पार्ट प्रेजेंट होते सही, लैरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और ओसोफेरिंग्स, सही। जो जहाँ जहाँ पार्ट प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं फेरिंग्स। क्या है, कैविटी है, वेयर फूड पाइप, वेयर फूड एंट्री, अ कॉमन पाथवे, अ कॉमन फेरिंग्स का। इसके बाद क्या फेरिंग्स, अ कॉमन पाथवे, अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, सही। उसको क्या पढ़ लें फेरिंग्स, उसको क्या पढ़ लें फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को मैंने 3 पार्ट में, ओरोफेरिंग्स, ओसोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स कल बता दिया था, इसमें ज़्यादा ध्यान देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो पार्ट देखेंगे ओसोफेगस, क्या देखेंगे ओसोफेगस।
ओसोफेगस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा, ये क्या है ट्यूब, लगभग 10 इंच की इसकी क्या होती है लेंथ होगी। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो ग्लैंड, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी। नो हार्मोन्स, कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा ये, बस सिक्रीट होता है क्या म्यूकस, थोड़ा बहुत क्या होता है म्यूकस सिक्रीट होता है, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत क्या होता है म्यूकस सिक्रीट होता है, क्या होता है म्यूकस सिक्रीट होता है। और हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सी वेव लैग अपवर्ड मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट होना है, ऐसे इसकी वॉल है, इस तरीके से ऐसे करती रहेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और वेव लैग अपवर्ड मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उससे क्या पढ़ते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट की वजह से खाने को क्या करता है सोलिंग में हेल्प करता है, खाना यहाँ पर आएगा यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि आगे फॉरवर्ड करता रहेगा ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो खाना अंदर आना क्या कहलाते हैं डेग्लूटिशन, क्या बोलते हैं उसे हेल्प इन डेग्लूटिशन। इसके अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या हेल्प करता है डेग्लूटिशन, डेग्लूटिशन उसको क्या पढ़ते हैं सॉलोइंग, खानों को निगलना, ये है इसके काम। और ज़्यादा इसमें रोल नहीं देखना, बस ओसोफेगस है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 10 इंच उसकी जिसकी लेंथ होती है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी, कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है डेग्लूटेशन, जो फूड आएगा, फूड यहाँ मतलब जो फूड यहाँ पर आएगा तो फूड में इस तरीके से वेव लैग मूवमेंट लगता रहेगा ऐसे ऐसे, तो फूड क्या तक नीचे तक आ जाएगा, मतलब स्टमक तक पहुँच जाता है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया, क्या हो गया ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद हम क्या देखेंगे स्टमक, क्या देखते हैं स्टमक, यहाँ देखते रहना बहुत सही तरीके से आप। क्या देखते हैं स्टमक के बारे में, स्टमक का डायग्राम देखो अब, मैंने था ये क्या था, ये तो वो आ गया आपका क्या है ओसोफेगस है। ये क्या है स्टमक, ये क्या है स्टमक, ये तो क्या हो गया ओसोफेगस, ये क्या है ईसोफेगस है। ये वाला पार्ट जो स्टमक का ये वाला पार्ट है इसको हम पढ़ते हैं कार्डियक, क्या पढ़ते हैं कार्डियक। इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या फंडस, क्या बोलते हैं फंडस। लास्ट वाले पार्ट को क्या पढ़ते हैं फाइलोरिक, क्या पढ़ते हैं पाइलोरिक। ये क्या पढ़ेंगे पाइलोरिक, कहीं भी कंफ्यूजन होने की वाली बात नहीं है। और इसको जो मतलब यहाँ पर जो इंस्पेक्टर प्रेजेंट होगा कि खाना, इसमें जो इंस्पेक्टर यहाँ जो मुंह में खाने को रेगुलेट करता है कि कब खाना यहाँ पर जाएगा या नहीं जाएगा, तो रेगुलेट करके मतलब कितना जाएगा, कब नहीं मतलब कितना जाएगा खाना। तो यहाँ पर जो ओपनिंग जो मतलब रेगुलेट करेगा खाने को, यहाँ पर ये मतलब ओपनिंग बंद होती रहेगी क्लोज होती रहेगी, यहाँ पर जो ओपनिंग होगी यहाँ पर उसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफीजियल इंस्फिंक्टर, क्या पढ़ते हैं गैस्ट्रो ईसोफीजियल इंस्फिंक्टर बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे गैस्ट्रो ईसोफीजियल इंस्फिंक्टर। जो यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट होगी, यहाँ पर इतना ही पार्ट है सिर्फ, सही इंटर जो आप देख रहे हो यहाँ तक है ये वाला पार्ट, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाएगा। स्टमक का जो लास्ट पार्ट है फाइलोरिक, तो यहाँ भी इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं विच रेगुलेट द अमाउंट विच रेगुलेट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो यहाँ पर रेगुलेट करेंगे ओपनिंग होगी उसे क्या पढ़ेंगे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर।
Gastroesophageal sphincter regulate the entry of food from esophagus into the stomach, and it regulate the entry of the food from stomach into the duodenum. कौन? पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर बताया, पाइलोरिक स्फिंक्टर बताया, कार्डियक फंडस पाइलोरिक. एनसीईआरटी में अलग से नाम दे दिया है क्या? बॉडी. पूरे को क्या कर दिया? वैसे बॉडी कर दिया गया है. सही, ये भी एक पार्ट बता दिया गया है. तो ये 3 पार्ट बता दिए मैंने, मेनली कार्डियक फंडस और पाइलोरिक. एनसीईआरटी में एक और ने एक पार्ट और दिया, तो पार्ट का नाम देख लेना, ज़्यादा नहीं जानना इसके बारे में. इतना सही. जे शेप्ड होगा. कैसा होता है ये? जे शेप्ड होता है. कैसा होता है? जे शेप्ड. अब देखते हैं किसके? स्टमक के अंदर. ध्यान रखना, जो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है. डीप अभी हम अंदर नहीं, मतलब वो नहीं देख रहे हैं इसका सेक्शन. पहले ग्लैंड सिर्फ ऐसे ही बता दे रहा हूं, जो ग्लैंड स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है. ग्लैंड कौन कौन सी होंगी स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम, उसके हम क्या बोलेंगे? पेप्टिक सेल. क्या पढ़ेंगे? पेप्टिक सेल्स बोलेंगे. और उसी का नाम क्या बोलते हैं? जाइमोजिन सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जाइमोजिन सेल. ये ध्यान रखना, जाइमोजिन सेल. अलग वे में नाम पूछ जाते हैं. और चीफ सेल. और क्या पढ़ते हैं? चीफ सेल. एक ही नाम है. पेप्टिक सेल भी बोलेंगे, जाइमोजिन सेल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? चीफ सेल. जो ग्लैंड होंगी, ग्लैंड मतलब जो स्टमक ग्लैंड होती है, स्टमक के ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होंगी वो बता रहा हूं. जो 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं ग्लैंड्स. पेप्टिक सेल, जाइमोजिन सेल, चीफ सेल. दूसरी हम बोलेंगे सही, और पैराइटल सेल. क्या पढ़ते हैं? पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल. और क्या पढ़ते हैं? ऑक्सेंटिक सेल. जो क्या है? स्टमक ग्लैंड है. स्टमक ग्लैंड में 2 तरीके की सेल प्रेजेंट है. स्टमक ग्लैंड है. स्टमक में ग्लैंड में 2 तरीके की सेल प्रेजेंट होंगी. पैप्टिक सेल, सही, जाइमोजिन सेल और चीफ सेल. दूसरा मैंने कहा था पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल. पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल. अब देखते हैं इन दोनों के बारे में. इन दोनों के बारे में देखेंगे. सबसे मेन चीज इन दोनों के बारे में आपको इनके फंक्शन याद रखना है, क्योंकि हम जब फिजियोलॉजी बताऊंगा तब इनके फंक्शन पे ज्यादा फोकस करना है. जो पेप्टिक सेल है और जाइमोजिन सेल या चीफ सेल जो मतलब एंजाइम्स निकालती है, उनका नाम क्या होता है? पेप्सिनोजिन. क्या नाम होगा? पेप्सिनोजिन. और प्रोरेनिन. क्या होगा? प्रोरेनिन. स्पेलिंग ध्यान रखना इसकी. प्रोरेनिन. 2 एंजाइम्स निकालेंगी, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन. दोनों एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में. दोनों कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म. दोनों एंजाइम कैसे होंगे? इनएक्टिव. दोनों कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं. याद रखना, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन ये एंजाइम निकालती है. दोनों एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं. दोनों कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं. पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल जो ये एंजाइम्स निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं? HCl. क्या निकालेगा? HCl. HCl से अलावा ये क्या निकालते हैं? कैसिल इंस्ट्रिक्टिव फैक्टर. कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर. ये 2 नाम बहुत सही तरीके से याद रखना आपको. कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर. जो HCl के अंदर, HCl का हम डायग्राम देखेंगे तब, रिप्रेजेंटेशन में एनाटॉमी देखेंगे तब. अभी तो इतना ध्यान रखना है कि स्टमक है, स्टमक सीधी सी बात है. स्टमक के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, तो ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है. एक होगी पेप्टिक सेल, उसी का नाम दूसरा क्या होता है? जाइमोजिन सेल. उसी क्या बोलते हैं? चीफ सेल. तो ये आ जाता है. सही. पेप्टिक सेल का दूसरा नाम क्या होगा? जाइमोजिन सेल और चीफ सेल. ऐसे पैराइटल सेल उसको ही क्या बोलते हैं? ऑक्सेंटिक सेल. तो ये क्या निकालती है? HCl निकालेंगे. और क्या करेंगे? कैसिल इंस्ट्रिक्टिव फैक्टर. इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे. यहाँ पर थोड़ा फंक्शन HCl का देख लेते हैं. यहीं पर पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन का फंक्शन क्या होगा जब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. वहां पर अभी सिर्फ नेम देखा हमने, दोनों इनएक्टिव फॉर्म में हैं. इसके बाद मैंने बताया HCl. क्या होता है? HCl और कैसिल इंस्ट्रिक्टिव फैक्टर. अब सिर्फ मतलब एक जो फिजियोलॉजी से हटकर, हम फिजियोलॉजी में तो देखेंगे HCl का रोल, सही, लेकिन फिजियोलॉजी से हटकर जो यहाँ पर अलग से हमको देखना है, ये क्या करेगा? इट हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन B12. कैसिल इंट्रिंसिक फैक्टर. इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ये ध्यान रखना. इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ये बहुत सही तरीके से रखना है. इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द
विटामिन B12, किसके बारे में? विटामिन B12 में ये क्या करता है, वो कराया। सही है। अब ये बताया गया अगर गैस्ट्रोएक्टोमी हो जाए, अब ध्यान रखना है, नोट करके आपको लिखना है भैया अलग से उसी के नीचे, गैस्ट्रोएक्टोमी, एक्टोमी मतलब ऑपरेशन करके जैसे ये वाला पार्ट को स्टमक को निकाल दिया जाए, उसकी जगह ट्यूब जोड़ दी जाए, सही, फूड के लिए, तो क्या होगा? गैस्ट्रोएक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टमक। तब क्या हो जाता है, तो ब्लड के अंदर जो बीमारी हो जाएगी, इफ गैस्ट्रोएक्टोमी इज डन, इफ गैस्ट्रोएक्टोमी इज डन, देन क्या 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 कंडीशन हो सकती है? परनीसियस अनेमिया। क्या हो जाएगी? परनीसियस अनेमिया, परनीसियस अनेमिया मतलब आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि विटामिन B12 है, ये भी क्या है? विटामिन B12, आरबीसी बनाने में विटामिन B12 का भी रोल रहता है। किसका? विटामिन B12 का। दूसरा क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ आयरन। क्या हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। डिफिशियंसी ऑफ आयरन क्यों हो जाती है? क्योंकि जो आयरन का काम क्या होगा, जो मतलब हम डाइटरी जो आयरन लेते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो होता है इसकी इस फॉर्म में, Fe3+। इसे पढ़ते हैं फेरिक फॉर्म। क्या पढ़ते हैं? फेरिक। ये कौन सी फॉर्म होगी? फेरिक फॉर्म। फेरिक फॉर्म। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो इस फॉर्म में होता है, Fe2, ये 2+, बोलते हैं फेरस फॉर्म। क्या बोलते हैं? फेरस फॉर्म। तो जो भी हम आयरन लेते हैं वो इस फॉर्म में लेते हैं, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर वो ऑब्जर्व होगा, स्टमक से ब्लड में जाएगा, वो जाएगा फेरस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फेरस की फॉर्म में। तो इसको मतलब फेरिक को फेरस की फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है वो कन्वर्ट करता है HCl। कौन कन्वर्ट करेगा? HCl। जब HCl ही नहीं होगा तो फेरस फॉर्म में ऑब्जर्व मतलब कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब फेरस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो चीज़ हमारे ब्लड में पहुंचेगी नहीं। ब्लड में नहीं पहुंचेगी तो सीधी सी बात है आरबीसी बनना ही। और ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन का भी रोल रहता है उसमें। क्लियर हो गया? तो ये अलग से 2 पॉइंट याद रखना है। गैस्ट्रो, बाकी जो फंक्शन HCl के होंगे जो फिजियोलॉजी में वो तो हम देखेंगे ही। यहाँ पर जो अलग मेन फंक्शन बता दिया मैंने, इट हेल्प इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसकी कमी से अगर गैस्ट्रोएक्टोमी डन, परनीसियस अनीमिया हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ आयरन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये ध्यान रखना, जो भी हम आयरन, जो भी हम आयरन लेते हैं वो फेरिक फॉर्म में लेते हैं। किसकी फॉर्म में? फेरिक की फॉर्म में। जो भी डाइट के अंदर जो हम मतलब आयरन प्रेजेंट है किसकी फॉर्म में? फेरिक फॉर्म में। लेकिन हमारा जो मतलब ब्लड के अंदर पहुंचता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, वो किसकी फॉर्म में जाता है? फेरस फॉर्म में। तो फेरस फॉर्म में, फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए HCl की जरूरत पड़ेगी। क्या जिसकी जरूरत पड़ेगी? HCl की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये बस पॉइंट देखना, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस यही ध्यान रखिए। आपने इतना ध्यान रख लिया। बाकी इनके फंक्शन क्या होते हैं, पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन के, HCl के, हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। किस में देखेंगे? फिजियोलॉजी में देखेंगे। यहाँ पर जो मेन फंक्शन थे वो आपको मैंने बता दिया। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ये मिटा देता हूँ मैं स्टमक के बारे में। और जो ब्रांच, ध्यान रखना, जो ब्रांच होती है, जो ट्यूबुलर ग्लैंड, जो ग्लैंड होंगी, जो स्टमक जो ग्लैंड होंगी, बहुत ही सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ये बस टाइप याद रखना उसका, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। किस टाइप की होंगी? सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ये देख लिया स्टमक का। स्टमक से अब देखना, स्टमक का देख लिया था, देख लिया आपने। अब देखते हैं इसके बाद इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? इंटेस्टाइन के बारे में।